मुराद सईद की जानिब से एक अहम तरीन ट्वीट सामने आया है और उस ट्वीट के अंदर वो बाकायदा तौर पे मुतालबा कर रहे हैं कि या इमरान खान से उनकी फैमिली की, उनके डॉक्टर्स की या पार्टी क़यादत की मुलाकात करवाई जाए, वरना डी चौक पर आपसे सामना होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.पीके। मुराद सईद का अब से 17 घंटे पहले का जो गालिबन एक ट्वीट सामने आया था, जिसमें उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ सवालात उठाए, कुछ कंसर्न्स का इज़हार किया और अब दोबारा एक ट्वीट सामने आया है और ये बड़ा कंसर्निंग लग रहा है, जिसमें उन्होंने या तो कहा है कि डी चौक पर मुलाकात होगी या फिर हमें जितना जल्दी हो सकता है इमरान खान की खैरियत के हवाले से बताया जाए। वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले क्रिकेटिंग हिस्ट्री में पाकिस्तान की शायद इतनी बदनामी पाकिस्तान ने कभी नहीं समेटी। पिछले तकरीबन 2 ढाई साल के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आप देखें या पाकिस्तान की क्रिकेट इंडस्ट्री में आप देखें, सिलेक्टर्स तब्दील हुए हैं, यानी कप्तान तब्दील हुए हैं, चेयरमैन तब्दील हुए हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं तब्दील हुआ तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का खेलने का नतीजा, यानी नतीजा नहीं तब्दील हो सका। वही रिजल्ट्स, वही परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं और इस वक्त पिछले 8 मैचेस जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने घर के ऊपर, अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल रही है, क्योंकि होम ग्राउंड का एक एक बड़ा नेचुरल एक एज हासिल होता है, लेकिन उसके बावजूद इन 8 मैचेस में से 1 मैच नहीं जीत सकी और सदियों में मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो कुछ नहीं हुआ, वो सब कुछ अब देखने को मिल रहा है। एक कप्तान जो पिछले 8 मैच में से 1 मैच नहीं जीत सका, वो भी होम ग्राउंड के ऊपर। अब ये तमाम तर ये जो एक कोलैप्स है, ये जो डैमेज है आपकी क्रिकेट इंडस्ट्री का, जो पूरी मुल्क को, पूरी कौम को जोड़ती थी, अब सवाल ये है कि इसका शुक्रिया किसका अदा करना है? इस डैमेज का ज़िम्मेदार कौन है? कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है। आगे बढ़ते हैं और मुराद सईद के हवाले से बात करते हैं। इस वक़्त एक ट्वीट उनका सामने आया है अब से तकरीबन 20 मिनट पहले और वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जेल में नारवा सलूक रखा जा रहा है और इमरान खान के इस हवाले से हमें कोई अपडेट नहीं दी जा रही। उनकी सेहत के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें निहायत तशवीशनाक है। कौम को फौरी तौर पर इनकी खैरियत की यकीन दहानी कराई जाए। मेरा ये मानना है कि तहरीक-ए-नज़्म के बगैर कामयाब नहीं होती, इसलिए हमेशा खुद को पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रखता हूँ। मगर इस वक्त मामला मेरा, मेरे मुल्क का और मेरे लीडर का, इस वजह से मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी तो करूंगा, लेकिन फौरी तौर पर खान साहब से इनकी बहन, डॉक्टर और पार्टी क़यादत की मुलाकात नहीं कराई जाती, तो मैं अपनी कौम, आईएसएफ, यूथ विंग, लेबर विंग, मुंतखब अरकान असेंबली टिकट होल्डर्स, बल्दियाती नुमाइंदों और यूसी, वीसी तक के कारकुनान को कहना चाहता हूँ कि तैयारी कर लें, हमने डी चौक की कॉल देनी है। और इसके बाद उन्होंने दोबारा फैसला साजों के हवाले से कहा कि फैसला साज सुन लें, आप हमारी जानों इज्जतों से खेलते रहे और हमने सब्र से बर्दाश्त किया, अब हमें कोई सबक ना पढ़ाया जाए। आखिर जो उन्होंने इख्तिताम किया ट्वीट का, वो उन्होंने कहा कि अब हम अपना हक मांगेंगे, डी चौक की जानिब पैदल मार्च करेंगे, आपने रास्ते बंद करने हैं, सड़कें खोदनी है, कंटेनर्स लगाने हैं, आप जो कुछ कर सकते हैं आप करें, या तो अब आपसे डी चौक में सामना होगा या फिर इमरान खान की खैरियत के हवाले से जल्द मुलाकात कराई जाए। एक खतरनाक ट्वीट, क्योंकि इससे कबल बाकायदा तौर पे इत्तलात भी गर्दिश करती रही और मुराद सईद का अपना ट्वीट भी 15 से 18 घंटे कबल एक ट्वीट आया और अब दोबारा वो इस हवाले से कंसर्न्स का इज़हार कर रहे हैं। देखते हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत कैसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब और इमरान खान की बहन जहाँ पर मौजूद हैं, नौरीन खान साहिबा, वहाँ पर इमरान खान से मुलाकात के हवाले से समाअत थी केस की और समाअत के बाद सलमान अकरम राजा ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि अवाम यानी एक आम कारकुनान हमसे क्या चाहते हैं कि हम सड़कों पर निकलें और सड़कों पर निकल कर क्या हम गिरफ्तारी दे दें? आप सब लीडर्स हैं, आप सब इस तहरीक को लीड कर सकते हैं। अभी हमने अदालत से कहा है कि बहन और डॉक्टर्स को मिलने दें, अब फैसला 2 बजे होगा। हमें 3 अक्टूबर से आज तक नहीं मिलने दिया गया, अगर आज फैसला नहीं होता तो अगले हफ्ते अदालतें बंद रहेंगी। क़यादत से क्या चाहते हैं? सड़कों पर आग लगाएँ? ये कहना कि लीडरशिप बाहर नहीं निकलती, आप सब लीडर्स हैं, बाहर निकलें। सो सलमान अकरम राजा साहब ने बेसिकली ये ज़िम्मेदारी आम कारकुनान के सर डाल दी है कि आप सब लीडर हैं, आप लोग बाहर निकलें। दूसरी जानिब काजी फ़ायज़ ईसा साहब दिन-ब-दिन जैसे-जैसे उनकी रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती दिखाई दे रही है। आज तो बाकायदा तौर पे उन्होंने प्रोवर्बियल ड्रम बीटिंग, एक ये बाकायदा तौर पे ढोल बजाने का एक आप कह रहे हैं टाइटल दे दिया है सहाफ़ियों को। केस था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से और उन्होंने सारे का सारा मलबा, यानी वो जो 13 जनवरी वाला बल्ले वाला फैसला था, वो उन्होंने सारे का सारा मलबा डाल दिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर। केस का आगाज़ हुआ और आगाज़ ही में काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जब समाअत शुरू हुई तो रश वाली आज बाकायदा तौर पे बताए जा रहे हैं, रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इतना रश नहीं देखने में आया समाअत में। नॉर्मली ऐसी समाअत के दौरान बड़ा रश होता है। लेकिन शुरू में जब कादी साहब को ये पता चला कि हामिद खान साहब मौजूद नहीं है, तो वो काफ़ी बरहम हुए और उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब की ऐसी कौन-सी पर्सनल या फैमिली एंगेजमेंट थी जिससे वो आगाह नहीं कर सकते थे और वो नहीं पहुँच सके, क्यों नहीं पहुँच सके? पहले ही हमें कहते हैं कि केसेस को एडजर्न कर दिया जाता है। अब जब केस की तारीख लगी है, तो हामिद खान साहब क्यों नहीं पहुँच सके? इसके ऊपर ठीक-ठाक बरहमी का इज़हार किया और प्रेस की तरफ इशारा करते हुए, जहाँ पे तमाम तर सहाफ़ी मौजूद थे, इशारा करते हुए कहा कि प्रोवर्बियल ड्रम बीटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कि ये ढोल बजाते हैं और ये सच नहीं बोलते। बाहर जाते हैं जाके झूठ बोलते हैं, कभी तो सच बोलो। और उस जानिब सारे कोर्ट रिपोर्टर्स बैठे हुए थे और 1 मर्तबा नहीं, कहा जा रहा है 2 से 3 मर्तबा इशारा करके कहा गया कि ये ढोल बजाते हैं। कहा गया कि इस केस में सबसे ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया गया है चीज़ों को। ये केस दरअसल बल्ले का या इंतखाबी निशान के हवाले से था ही नहीं।
ये केस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर था। अच्छा, इससे भी ज़्यादा मुज़िक्र-ख़ेज़ ये हुआ कि कादी साहब ने बजाए इसके कि खुद या उनके साथी जजेस पढ़कर वो फैसला सुनाते, उन्होंने अकबर इस बाबर के वकील को मुखातिब किया और कहा कि पढ़कर सुनाएँ जी आप के फैसले में केस के क्या लिखा गया था। और जब उन्होंने केस का फैसला पढ़कर सुनाया तो कादी साहब ने कहा ये देख लें। ये पैराग्राफ आप लोग अगर पढ़ने की ज़हमत कर लेते आप सब मीडिया वाले, तो आप लोगों को ये कहने की ज़रूरत ना पेश आती कि दरअसल बल्ले का इंतखाबी निशान वाला मामला ही नहीं था, मामला इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का था। सबसे ज्यादा शायद जिल्लत जिस केस में कादी फाइज साहब ने समेटी है, उसको शायद वो हमेशा ताहयात उसको डिफेंड करते रहेंगे। अब कादी साहब के हवाले से इस टाइम एक नोटिफिकेशन भी सामने आ चुका है और जिस तरीके से उनका अलविदाई एक नोटिस चल रहा है, लेकिन उस हवाले से समी इब्राहिम साहब और कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये जो लेटर इस वक्त गर्दिश कर रहा है, इसको इतना सीरियसली ना लिया जाए। क्योंकि ये जो लेटर है, एक जानिब समी इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि एक जानिब तो ये लेटर गर्दिश कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब आप याद रखें कि सर तोड़ कोशिशें जारी है इस वक्त लोगों को तोड़ने की भी, और लोगों को घरों से भी उठाया जा रहा है। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि ये एक नोटिफिकेशन जारी हो जाने से कादी साहब जो है उनकी मुद्दत खत्म हो रही है, वो जा रहे हैं, तो कादी साहब आईनी अदालत के सरबराह होंगे और कादी साहब कहीं नहीं जा रहे। ये समी इब्राहिम ने एक नुक्ता यहाँ पर खड़ा किया है और इस नोटिफिकेशन को भी बेसिकली वो कह रहे हैं कि गुमराह होने की जरूरत इस नोटिफिकेशन के बाद किसी को नहीं है। अब इसके साथ अगर बात करें असद तूर साहब के हवाले से, तो उन्होंने 2 इंकशाफात किए। एक तो वो खबर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ज़राए से मुझे ये मालूम हुआ है कि बाकायदा तौर पे फ़ौज ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, क्योंकि हमने पिछले दिनों सुना कि कुछ हाई अप्स मुसलसल अप्रोच करने की कोशिश करते रहे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, जिसको उन्होंने टर्न डाउन किया, मुलाकात से इनकार किया। लेकिन अब असद तूर साहब कह रहे हैं कि फ़ौज ने मंसूर अली शाह साहब को ये गारंटी दी और उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत काज़ी फ़ाइज़ साहब को मज़ीद नहीं चाहते कि वो एक्सटेंशन लें या वो आगे मज़ीद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काम करें। और ये जो नदीम अंजुम साहब का साबिक डीजीआईएसआई का नाम लेकर उन्होंने कहा असद तूर साहब ने कि ये ऐसा वो चाहते थे, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। और दूसरी जानिब ये भी बता रहे हैं असद तूर साहब की पार्लिमानी तरमीम जो है, वो इस वक्त यतीम हो चुकी है। यानी ना उसको फ़ौज ऑन करने को तैयार है, ना उसको एस्टैब्लिशमेंट, ना मुल्क के अंदर कोई सियासी जमात ऑन करने को तैयार है। काम उस पर ज़रूर हो रहा है, वारदात डालने की तैयारी ज़रूर की जाएगी, लेकिन उसको ऑन करने को कोई इस वक्त तैयार नहीं है। अब एक जानिब इजलास हुआ, 2 घंटे इजलास चलता रहा पार्लिमानी पार्टी का और जिसमें तमाम तर पार्टीज़ बैठी, बड़ी बैठक लगी, लेकिन फैसला ये हुआ कि एससीओ समिट तक ये जो तरमीम वाला मामला है, इसको अब नहीं छेड़ा जाएगा। एससीओ समिट के फौरी बाद इसके ऊपर काम होगा। लेकिन दूसरी जानिब बिलावल साहब जिस तरीके से मीटिंग हुई और फिर उसके बाद उनकी जो गुफ्तगू सामने आ रही है इस वक्त के, बिलावल साहब ने कहा है कि एससीओ समिट से पहले भी इस पर काम हो सकता है, एससीओ समिट के फौरी बाद भी हो सकता है, 25 अक्टूबर से बहुत पहले भी हो सकता है। तो 3 यानी उन्होंने बेसिकली एक इशारा देने की कोशिश की। समी इब्राहिम वाला शक भी यहाँ पे ठीक वो जो नुक्ता उठाया था कि सही होता दिखाई दे रहा है कि लेटर की आड़ में गुमराह होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शायद कोई ऐसी कार्रवाई है या अटेम्प्ट है जो बार-बार लग रहा है कि हो पाएगी। अब एक जानिब ये तमाम तर चीज़ें, काज़ी साहब की फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पर है, हुकूमत के अंदर जो एक बेचैनी है, दूसरी जानिब नजम सेठी साहब, वो अपने प्रोग्राम के अंदर बैठकर बरमला इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मौलाना जैसा एक आदमी, इतना रीज़नेबल आदमी मैनेज नहीं हो पाया इस वक़्त हुकूमत से, तो इसका कट शॉर्ट मतलब ये है कि हुकूमत फारिग हो चुकी है और ये लोग घर जा रहे हैं। यानी वही बात कि अगर ये तरमीम नहीं आ सकती, तो हुकूमत को घर जाना है, और अगर ये तरमीम आ गई, तो शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खत्म हो जाएगी। डू और डाई वाली पोज़ीशन जो हम सुन रहे हैं कि वाक़ईतन जिसको इमरान खान ने एक नाम दिया था कि ये डू और डाई है। सो नजम सेठी साहब भी उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनसे मौलाना मैनेज नहीं हो रहे, जो कुछ वो मांग रहे हैं उनको दे देना चाहिए ताकि मामला यहाँ से आगे बढ़े। बेसिकली आइडियाज दे रहे स्क्रीन के ऊपर बैठ करके, आप मौलाना को जिस तरीके से मैनेज कर सकते हैं करें, उनके बगैर ये तरमीम बड़ी मुश्किल है। अब कल रात मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ और मोहम्मद मालिक के दरमियान एक गुफ्तगू हुई जो इस टाइम ट्विटर के ऊपर वायरल है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मसलहत और मज़ाहमत की सियासत, यानी ये वही जमात है जो कहती थी वोट को इज्जत दो, मज़ाहमत करेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मसलहत और मज़ाहमत की सियासत एक साथ नहीं चल सकते। सो मसलहत जो अगर अगर आपने मसलहत से सियासत करनी है तो आप मज़ाहमत नहीं कर सकते, जिस पर मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि ये तो आप मुनाफ़िकत कर रहे हैं। तो ख्वाजा साहब के पास जवाब कोई नहीं था, उन्होंने ये अच्छा अगर मगर कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करें आप इसकी जगह करते-करते, यानी एट द एंड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वाक़ईतन ये मुनाफ़िकत है। हमेशा जो बयानिया बनाकर बेचा जाता रहा सियासत के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, उससे वो हट गए और अब वो कह रहे हैं कि मसलहत की सियासत हो सकती है या फिर मज़ाहमत की सियासत हो सकती है। अब अली अमीन गंडापुर साहब, अगर आगे बढ़े हम बात करें, अली अमीन गंडापुर ने रुख किया इस्लामाबाद का डी चौक का। उसके बाद एक ठीक-ठाक क्रैकडाउन जहां कारकुनान के ऊपर हुआ, वहीं मशीनरी जो साथ लाई गई थी उसको भी ज़ब्त कर लिया गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के पास से जो मशीनरी या जो वज़ीर आला के साथ कॉन्वॉय में जो-जो चीज़ें इस वक्त वफाकी हुकूमत के कब्ज़े में, उस हवाले से मुनीफ फारूक साहब ये कह रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में अली अमीन गंडापुर के साथ जो गाड़ियाँ ट्रैवल कर रही थी, उनमें से कुछ गाड़ियों में बड़ी तादाद में, वो तो कह रहे हैं 90% गाड़ियों में आइस बरामद हुई है और अली अमीन गंडापुर के मार्च में मंशियात और आइस से भरी हुई गाड़ियाँ मौजूद थी।
ये मुनीब फारूक साहब का तज्जिया है, खबर है या किसी की फरमाइश पर उन्होंने खबर दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके अंदर इतनी गाड़ियों के अंदर जो है वो आइस मौजूद थी। अब इसी से आगे बढ़ते हैं, उज़्मा बुखारी साहिबा, वो जो एक केस लगा हुआ है उनका अदालत के अंदर, उसमें आज उन्होंने ये कहा है कि जिस हवाले से एक सिम के ऊपर बात चल रही थी या फ़ोन नंबर के ऊपर कि एक फ़ोन नंबर से उनको अप्रोच किया जाता रहा है, जिस फ़ोन नंबर से उनकी वो जो तस्वीर थी, वो लीक हुई। तो उज़्मा बुखारी साहिबा ये कह रही हैं कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और जब इंटेरोगेशन की गई तो पता ये चला कि ये जो खातून है, एक खातून के नाम के ऊपर इस वक़्त 500 सिमें मौजूद हैं। सो बात वही है कि पढ़े-लिखे नहीं है, पढ़ना-लिखना नहीं चाहते, यानी अगर तो ऐसा है, अगर तो 5 सिमें मौजूद हैं, तो या तो फिर या पीटीए के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस बनता है, क्योंकि एक आदमी के नाम के ऊपर, एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 4 से ज़्यादा सिमें हो नहीं सकती। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 500 सिम्स। तो उज़्मा बुखारी साहिबा बहरहाल क्लेम कर रही हैं अदालत के बाहर खड़े होके, और वो कह रही हैं कि नहीं जी, 500 सिमें एक औरत के नाम के ऊपर मौजूद हैं और इस पर हम कार्रवाई करेंगे और इस पर हम मज़ीद जो है, इस पर एक और केस बनता है। इसके हवाले से ये आप वीडियो भी देखिएगा। उस एक खातून के नाम के ऊपर 500 सिम्स जारी हुई भी हैं, जो ऑलरेडी एक अलग से एक मुकदमा है। 500 सिम्स जो है वो उस एक खातून के नाम पे, 500 सिम उसके शौहर के नाम पे जारी हुई है। ये सिम्स क्या करती हैं? ये है वो नेक्सस जो समझने की और जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, आज वो सबूत के साथ सामने आया। अगर आईनी तरमीम की बात की जाए तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी की आईनी तरमीम के हवाले से एक ड्राफ्ट जो सामने आया, उसमें बड़े अहम तरीन नुकात मौजूद हैं और एक बड़ा तजाद भी है, वो भी आपको आगे चल के बताते हैं कि क्या डिफरेंट है यहाँ पर मौलाना की आईनी तरमीम के ड्राफ्ट से। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो ड्राफ्ट सामने आया, उसके अकॉर्डिंग एक वफाकी आईनी कोर्ट के कयाम को अमल में लाया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। हर सूबे से चीफ जस्टिस बारी की बुनियाद पर आईनी अदालत की चीफ जस्टिस मुकर्रर होंगे। वफाकी आईनी अदालत किसी भी सूबे में अदालत लगा सकेगी। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज दे दी और साथ ये भी कहा है कि वफाकी आईनी अदालत जो भी फैसला करेगी, इसको किसी भी फोरम पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो भी होंगे या उस बेंच के सामने भी इसको नहीं रखा जाएगा। किसी फोरम पर अपील नहीं हो सकती, फैसला चैलेंज नहीं हो सकता। दूसरी जानिब मौलाना की जो इस टाइम ताज़ा तरीन गुफ्तगू सामने आ रही है, वो ये बता रहे हैं कि जो चीजें जमहूरियत, अदलिया की आजादी और इंसानी हुकूक के खिलाफ थी, हमने इनको मुस्तरद किया। जो चीजें गलत थी, हमने इनको गलत कहा और अब इनको ठीक करके इत्तफाक राय हो जाए तो कोई गलत बात नहीं है। इसके साथ साथ मौलाना जो है वो आईनी अदालत की बात तो हमेशा उनकी गुफ्तगू में हमने देखी वो करते थे, लेकिन मौलाना ने अभी जो ड्राफ्ट तैयार किया उसमें आईनी अदालत का कोई एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है। आईनी अदालत की जगह उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो 5 रुकनी हो, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने उन्होंने ऑप्शन रखा कि आप उसको बढ़ाकर 7 रुकनी भी कर सकते हैं। अब ये एक डिफरेंस है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना के ड्राफ्ट में इस वक्त तक सामने आ सका है। अब देखना होगा कि इस पर कोई इत्तफाक राय पैदा हो सकता है या ये कोई अवाम के लिए एक और नया लॉलीपॉप है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।